गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कॉम्पैक्शन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पैक्शन। एसएससी जेईई की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ईयर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इसका वेटेज रहता है। और एसएससी जेईई मेंस में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो कॉम्पैक्शन पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारा कंपैक्शन पे इफेक्ट आ सकता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डील करेंगे। तो पहला है हमारा यहां पे मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट को कम या ज्यादा करने से क्या हमारा इंपैक्ट आता है कंपैक्शन पे, उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डील करेंगे। दैट इज मॉइस्चर कंटेंट एट लो मॉइस्चर कंटेंट। अगर हमने पहले शुरुआत में कम मॉइस्चर कंटेंट दिया, मतलब शुरुआत में हमने कम पानी डाला सॉइल में कॉम्पैक्ट करने के लिए, फिर क्या हुआ, एट अ लो मॉइस्चर कंटेंट इज स्टिफ ऑफर्स, मतलब यहां पे दैट इज दिस सॉइल इज ऑफर एट लो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल इज स्टिफ। यहां पे आप लिख सकते हो दिस इज द लो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल इज, दिस इज द सॉइल इज स्टिफ। स्टिफ का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा उसके अंदर जो है रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड स्टिफ। ठीक है, ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू कॉम्पैक्शन एज द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस। मतलब कि ये कि अगर आपने एट लो मॉइस्चर कंटेंट पे आपने कॉम्पैक्शन इफेक्ट लगाया या कॉम्पैक्शन किया तो वहां पे आप देखोगे कि आपको रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एंड देन एज द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस, अगर आप मॉइस्चर कंटेंट क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। फिर आपने क्या किया, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस अ फिल्म ऑफ वाटर सराउंडिंग द सॉलिड पार्टिकल। इसका मतलब देखो समझते हैं, सपोज दैट कि दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, सपोज दैट दिस इज द सॉलिड पार्टिकल। इस तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स आपके हैं, मान लिया, ठीक है, इस तरीके से सॉलिड पार्टिकल हैं। और इनके आसपास अगर आप देखोगे एक तरीके की, इस तरीके से इसके आसपास एक लेयर बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है इसके आसपास जो कि सरफेस पे रहती है। फिल्म का मतलब यहां पे है कि वाटर की कैपिलरी एक्शन के कारण या सरफेस टेंशन के कारण इसके सरफेस पे आप देखोगे कि एक कैपिलरी फिल्म बन जाती है जिसको हम लोग फिल्म बोलते हैं। ठीक है, इसकी लेयर बहुत ज्यादा नहीं रहती है, मतलब ये तभी बनती है जब मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम रहता है। अगर हम ज्यादा कर देते हैं तो इसका जो है फिल्म जो बनी होती है वो टूट जाती है। ठीक है, फिल्म बनती किस पे डिपेंड करता है, एच कैपिलरी एक्शन 4 सिग्मा कॉस थीटा गामा डब्ल्यू इंटू डी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो आप देखोगे कि यहां पे अगर मॉइस्चर रहता है, जब मॉइस्चर रहता है तो इनके बीच में दो जोनों के बीच में कैपिलरी टेंशन आता है। दिस इज द सिग्मा और दिस इज द सिग्मा। सिग्मा बोल दो या इसको टी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां पे एक देखोगे कि इनके बीच में एक टेंशन जोन क्रिएट हो जाता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल के बीच में कैपिलरी एक्शन या इसको बोल सकते हो सरफेस टेंशन। ठीक, तो सरफेस के बीच में यहां पे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाता है। ओके, ये कब तक होता है, जब मॉइस्चर कंटेंट आपका कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते जाओगे, जब a film of water surround the soil particle and tend to lubricate the particle and make them easier to go into denser packing। देखिए शुरुआत में क्या होता है, जैसे इनके बीच में पहले मॉइस्चर नहीं था, मतलब ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में थे, तो आपस में स्लाइडिंग का काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन थोड़ा सा पानी मिला देने से इनकी लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है। लुब्रिकेट मतलब समझते हो, जैसे कि हम लोग किसी भी साइकिल वगैरह में जब उसमें साइकिल टाइट चलने लगती है तो हम लोग ऑयल वगैरह डाल देते हैं। ऑयल डालने से उसके बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे पानी को थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं, कुछ मॉइस्चर डाल देते हैं 10-15%, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में जो रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा था वो खत्म हो जाता है। और पार्टिकल थोड़ा सा कॉम्पैक्शन करने के बाद जब आप इसका कॉम्पैक्शन करोगे, मैं इस फार्मूले को यहां पर रफ कर रहा हूं, आफ्टर कॉम्पैक्शन, जब आप कॉम्पैक्शन करोगे, कॉम्पैक्शन, तो आप देखोगे इसके पार्टिकल थोड़ा सा क्लोजर आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं, क्लोजर, इस तरीके से, दिस इज द क्लोजर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, दिस इज द सॉलिड। तो आप क्या देख पाओगे कि ये पार्टिकल थोड़ा सा डेंसर हो जाते हैं। यही पार्टिकल थे और ये आकर के क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक,
तो आप देख पाओगे दिस इज द डेंसर पैकिंग, तो इसकी क्या हो जाती है, डेंसर पैकिंग हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिस फिनोमेना अकर्स अप टू ओएमसी, ये सारा फिनोमेना जो अकर करता है ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक ही अकर करता है, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक ये सारी कहानी होती है और आपकी पैकिंग भी अच्छी होती है, डेंसिटी भी अच्छी होती है, ठीक। उसके बाद में अगर आपने दिस फिनोमेना अकर अप टू ओएमसी, बियॉन्ड ओएमसी वाटर स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस विच कुड बीन ऑक्यूपाइड बाय द सॉइल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने फर्दर यहां पे इससे आगे मॉइस्चर आप लगाओगे, इससे ज्यादा आगे आप मॉइस्चर को बढ़ाओगे, तो क्या फर्क पड़ता है कि जो स्थान आपका, जो प्लेस कह सकते हो सॉलिड के लिए होना चाहिए, उस प्लेस पे वाटर इंटर कर जाता है। यह बात यहां पे बताई गई है कि अगर आपने ओएमसी से ज्यादा आपने मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करते हो तो जिस स्थान पे सॉलिड को रहना चाहिए था वहां पे सॉलिड की जगह पे पानी इंटर कर जाता है, और जब पानी इंटर करता है तो आपको एक बेसिक फंडा क्लियर होगा, डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, मास अपान, या इसको वेट अपान बोल सकते हो, गामा डी, दिस इज द वेट अपान दैट इज वॉल्यूम, ठीक। अगर आप देखो फ्रेंड्स कि जैसे ही जिस जगह पे सपोज दैट ये वाटर था और सपोज दैट कि सॉलिड को यहाँ पे रहना चाहिए, अगर आप यहाँ पे वाटर आ जाएगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, इसका जो वॉल्यूम आप देख रहे हो वो बढ़ जाएगा अगर आपने पानी ज्यादा मिला दिया। तो जिस स्थान पे सॉलिड को रहना चाहिए था वहां पे वाटर इंटर कर जाएगा। जब वाटर इंटर कर जाएगा तो आप क्या देखोगे कि इससे हमारा फर्क ये पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि अगर वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों में लड़ाई हो जाएगी। वाटर कहेगा हम अपना स्थान लेंगे, सॉलिड कहेंगे हम अपना स्थान लेंगे। अब स्थान वही ले पाएगा जो ज्यादा आसानी से इधर उधर भाग सकता है। अब वाटर देखो क्या है, बहुत आसानी से इधर उधर भाग सकता है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता उनको है। क्यों? क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होती है, मतलब ये अपना स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसको थोड़ा सा फ्रीडम कम होती है, लेकिन पानी को फ्रीडम ज्यादा होती है, तो पानी इधर से उधर कूदता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी के केस में आप देखोगे तो यहां पे क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक कहानी होती है, दिस इज कॉल्ड लुब्रिकेंट थ्योरी होती है। अब हम बात करते हैं तो ओएमसी के बाद डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आएगा, अबव द ओएमसी द डेंसिटी इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, ऐसे ऑप्शन बनाएगा तो आपको पहचानना है क्या कि डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या फर्क पड़ता है। अगला दूसरा फैक्टर हमारा है कंपैक्टिव इफेक्ट। तो कंपैक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें कि आप कम एनर्जी लगा रहे हो या ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, उस पे ये डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी कम दिया या ज्यादा दिया, उस पे ये डिपेंड करता है। आप एनर्जी ज्यादा लगाओगे तो जाहिर सी बात है उसकी ड्राई डेंसिटी ज्यादा आएगी, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम, मतलब कम मॉइस्चर कंटेंट मिलाने पर। लेकिन अगर आपने कॉम्पैक्शन इफेक्ट मतलब इफेक्ट बढ़ा दिया है तो उससे आपको ड्राई डेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, at higher compactive effort a soil can achieve higher MDD। MDD का मतलब यहां पे है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। एट लोअर ओएमसी, ओएमसी का मतलब यहां पे है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज नथिंग बट वेयर द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैन बी अचीव। जिस मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करते हैं दैट इज कॉल्ड ओएमसी, ठीक है। ओएमसी उसको कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल एक शब्द में हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिल्म समझ में आया होगा, आसपास में इसके वाटर के सराउंडिंग एक फिल्म बन जाती है। नेक्स्ट हम इसको ग्राफ से समझते हैं। जो कंपैक्टिव इफेक्ट हमने लगाया उसको हम लोग समझते हैं ग्राफ से। ग्राफ से ये समझते हैं, दो ग्राफ बनाया, एक E1 के लिए और एक मैंने किसके लिए बनाया, E2 के लिए। यहां पे क्या है, जो E2 है, E2 इज ग्रेटर देन दिस इज द E1। E2 जो है एनर्जी जो है कंपैक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू E1। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें एक्स एक्सेस पे ओएमसी मॉइस्चर कंटेंट है जिसको मैं वाटर कंटेंट बोलता हूं, और वाई एक्सेस पे क्या है, गामा डी, डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो यहां पे आप देखोगे कि जब सबसे पहले आपने पहले टेस्ट किया E1 कंपैक्टिव इफेक्ट आपने लगाया, उसके करेस्पॉन्डिंग आप
मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जिस पे मिलती है उसके करेस्पॉन्डिंग OMC 1 हो गया। लेकिन जैसे जैसे आपने एनर्जी बढ़ाते गए, लोड बढ़ाते गए, जो रैमर आप यूज कर रहे थे मान लिया 2.6 kg का, वही आपने ले लिया 4.5 kg का या 4.9 kg का, तो उससे क्या हुआ, आपकी एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी जब बढ़ जाती है तो आप देखोगे कि ये डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। जब डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, डेंसिटी है, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको क्या है, ज्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा आपका मॉइस्चर कंटेंट भी यहाँ पे कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने एनर्जी को क्या बढ़ा दिया, कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ा दिया। तो इस वजह से क्या होता है कि OMC हमको कम मिलता है। तो यहाँ पे एक बात हमको मैथमेटिकली समझ में आ गई कि अगर हम यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाएंगे तो जो डेंसिटी है वो ज्यादा मिलेगी। तो आप देख सकते हो जो गामा D2 मैक्स है इज ग्रेटर देन गामा D1 मैक्स, और यहाँ पे OMC जो 2 है वो कम है किससे, OMC 1 से। मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 में ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू 2। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में बात किया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। आगे हम डील करेंगे, अभी तक हमने 2 पॉइंट डील किए, नेक्स्ट हम डील करेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन इसमें आपका आ सकता है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको लिखिए कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉम्पैक्शन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखोगे कि क्लास मेरी करने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन ना होगा जो आप कर ना पाओ। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है कि आपको 100% कंटेंट दिया जाए, किसी प्रकार का ये ना हो कोई आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट रहा हो, ठीक है। अब कुछ और फैक्टर हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज अभी हम बात करेंगे कि कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद में ये बात करेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि आपका इफेक्ट कर सकता है। तो हम सारे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ फैक्टर इफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, तो ये देखिए क्या है, SSC JEE में 2 बार पूछ चुका है, थ्योरी में, मेंस में ये पूछा था, तो आपको 2016 में पूछ रखा है। इस तरीके से आप ध्यान दोगे तो मैं इसको, क्योंकि कई बार पूछा गया तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल आप याद रखो, बाकी ग्राफिकल अगर आप डिनोट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब ग्राफ के माध्यम से अगर आप चीजों को समझाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा और चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है। सॉइल टाइप का इन द सेंस थर्ड वन, दैट इज सॉइल टाइप। अब सॉइल टाइप में भी कई पार्ट हैं, जैसे हमारा पहला पार्ट है दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। पहला है दैट इज कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सॉइल, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। फॉर अ गिवन कंपैक्टिव एफर्ट, for a given compactive effort, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है फाइन ग्रेन हो या कोर्स ग्रेन है, दोनों के लिए सेम इफेक्ट रखना है। फॉर अ गिवन कंपैक्टिव एफर्ट अ कोर्स ग्रेन सॉइल, अ कोर्स ग्रेन सॉइल achieve higher MDD, achieve higher MDD का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट लोअर OMC, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट आप एग्जाम में लिख पाओगे तो मेंस में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज दैट कि इसको ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली इसको ये समझते हैं कि कोर्स ग्रेन सॉइल का ग्राफ कहां जाता है और फाइन ग्रेन का कहां पे जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करें तो यहां पे हमने लिखा दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ जो है वाई एक्सेस पे आप लिखोगे दैट इज डेंसिटी, और यहां पे मॉइस्चर कंटेंट दैट इज वाटर कंटेंट ऑन एक्स एक्सेस। यहां पे आप लिखोगे दैट इज गामा डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसको ज्यादा डेंसिटी मिलनी है, तो यहाँ पे मैं फाइन ग्रेन का भी ग्राफ रिलेट करता हूं और एक आपका कोर्स ग्रेन का भी बनाता हूं। दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी, तो मैं इसको जो है OMC दैट इज, और एक मैंने बनाया दिस इज द कोर्स ग्रेन सॉइल का, दिस इज द ग्राफ।
ये इसको परपेंडिकुलर, इसको मैं मानता हूं OMC, सपोज दैट कोर्स ग्रेन को मैं CGS लिखता हूं, कोर्स ग्रेन सॉइल, और फाइन ग्रेन को FGS लिखता हूं, फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, शॉर्ट में करके लिख रहा हूं चीजों को ताकि बाद ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इसके करेस्पॉन्डिंग आप देखोगे जो गामा डी आता है, गामा डी मैक्स, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू, ये जो डेंसिटी है वो फाइन ग्रेन सॉइल की है। ठीक है, और ये जो डेंसिटी है दिस इज द गामा डी मैक्स ऑफ दिस इज द कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। आप देखो कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका हाइट भी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा मिलेगा, और आपका दैट इज उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कम है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं, मैथमेटिकली ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करूं तो मेरा यहां पे एक खास बात यह है कि सपोज दैट दिस द E1 और दिस द E2, ये जो एनर्जी है E1 हमारे केस में यहां पर फॉर गिवन कॉम्पैक्टिव एफर्ट, तो मैं ब्रैकेट पे लिखता हूं फॉर गिवन कॉम्पैक्टिव एफर्ट। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों के केस में कोर्स ग्रेन सॉइल हो या फाइन ग्रेन सॉइल हो, बोथ के केसेस में आपको क्या करना है कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट सेम लगाना है, क्योंकि अगर कॉम्पैक्टिव एफर्ट आप चेंज कर दोगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहां पे दैट इज कि जो हमारा फर्क पड़ा है डेंसिटी का, तो गामा डी मैक्स ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन गामा डी मैक्स ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, और बात करूं अगर मॉइस्चर कंटेंट की, तो OMC एट कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेस देन OMC फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल का देखोगे कि आपका मॉइस्चर क्या है, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़ा सा छोटे होते हैं, तो इस पे मॉइस्चर का जो है नंबर ऑफ वाइट्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पे ज्यादा मॉइस्चर आप लगाओगे तो आपको डेंसिटी कम मिलेगी। लेकिन कोर्स पार्टिकल जैसे मान लो ग्रेवल है, सैंड है, इनको अगर आप कॉम्पैक्ट करोगे तो आपको कम पानी लगेगा और उस पर आपको डेंसिटी थोड़ा ज्यादा मिलेगी। लेकिन वही क्ले को जब आप कॉम्पैक्ट करोगे या सिल्ट को करोगे तो आपका पानी भी ज्यादा लगेगा, आप देखोगे मॉइस्चर कंटेंट, लेकिन डेंसिटी आपको अच्छी खासी नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही होता है कि क्ले में प्लास्टिसिटी होती है, प्लस क्ले का जो वाइड होता है छोटा होता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब जो भी पानी दोगे वो पानी अच्छे से लुब्रिकेंट की तरह काम नहीं कर पाता है, लेकिन वही कोर्स ग्रेन में काम कर जाता है, इसलिए उसकी डेंसिटी थोड़ा ज्यादा मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो हमारा उसके केस में हमने डील किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी का एक पार्ट और है, बी पार्ट हम डील करते हैं। अगर सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड हो या पुअरली ग्रेडेड हो, उससे कैसे चेंज होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो वेल ग्रेडेड सॉइल एंड पुअरली ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड एंड पुअरली ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल एंड पुअरली ग्रेडेड सॉइल पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर अ गिवन कंपैक्टिव एफर्ट, फॉर अ, इसमें गिवन इसलिए बोलना पड़ता है फ्रेंड्स से, क्योंकि अगर कंपैक्शन इफेक्ट, अगर आप कंपैक्टिव एफर्ट को चेंज करोगे तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। फॉर अ गिवन कंपैक्टिव, फॉर अ गिवन कंपैक्टिव effort, for a given compactive effort, the well graded soil, the well graded soil can achieve higher MDD, maximum dry density at lower OMC। मतलब जो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी, मैं इसको बताऊंगा अभी कि वेल ग्रेडेड में ऐसा क्यों हो रहा है, सबके बारे में डील करेंगे। एज कंपेयर्ड टू पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है,
तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल में ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस। इस एक्सेस पे गामा डी रहेगा और यहाँ पे वाटर कंटेंट आपका रहेगा। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है, फॉर अ गिवन कंपैक्टिव एफर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि E1 बराबर E2 है। तो इस केस में आप देखोगे जैसे वहां पे ग्राफ मिला था, सेम लगभग आपको यहाँ पे भी ग्राफ मिलेगा। कुछ इस तरीके से इसके ग्राफ बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दिस इज द, सपोज दैट दिस द एनर्जी लेवल, सपोज दैट दिस द E1, दिस द E2। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि दिस इज द OMC है। मान लेते हैं कि आपका वेल ग्रेडेड सॉइल ये है क्योंकि इस पे डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। तो OMC यहाँ पे मैं वेल ग्रेडेड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, W से। और OMC जो है यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P से। OMC सफिक्स P का मतलब पुअरली ग्रेडेड है, W का मतलब यहाँ पे आपका वेल ग्रेडेड है। और जो यहाँ पे डेंसिटी अचीव हो रही है, गामा डी जो मैक्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे मैं सफिक्स में W, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको गामा डी जो मिलेगा मैक्स में वो आपको मिलेगा दैट इज P, पुअरली ग्रेडेड। तो गामा डी मैक्स वेल ग्रेडेड और गामा डी मैक्स पुअरली ग्रेडेड। अब इसको मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे। यहां पे खास बात यह है कि E1 बराबर E2 है फॉर आ गिवन कंपैक्टिव इफर्ट, फॉर अ गिवन कंपैक्टिव इफर्ट। दूसरी बात कि यहां पे गामा डी मैक्स इज ग्रेटर देन, वेल ग्रेडेड इज ग्रेटर देन गामा डी मैक्स एट पुअरली ग्रेडेड। दूसरी बात जो OMC आप लिखोगे, OMC वेल ग्रेडेड लेस देन OMC पुअरली ग्रेडेड। अब देखो क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए वेल ग्रेडेड जो सॉइल होती है उसमें सारे टाइप के पार्टिकल्स आपके होंगे, बड़े पार्टिकल भी होंगे, छोटा पार्टिकल भी होगा, सारे टाइप के पार्टिकल वहां पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका पुअरली ग्रेडेड होता है उसमें ज्यादातर जो पार्टिकल रहते हैं, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मैं बात करता हूं यहाँ पे इस डायग्राम में। तो इसमें आप देखोगे कि छोटे पार्टिकल भी रहेंगे, यहाँ पे भी छोटा पार्टिकल रहेगा। तो वेल ग्रेडेड सॉइल में सब तरह के पार्टिकल अवेलेबल है कि छोटे पार्टिकल भी रहते हैं, बड़े पार्टिकल भी रहते हैं। जब आप कंपैक्शन करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास सॉइल पार्टिकल है, उसके अलावा एयर रहती है और वाटर रहता है। तो होता क्या, जैसे जैसे हम कंपैक्शन करते हैं तो एयर तो रिलीज होती जाती है, लेकिन जिस वाइड में एयर थी वो तो रिलीज हो गई, लेकिन वहां पे दूसरा पार्टिकल आपका क्या होता है, जब कंपैक्शन करते हो तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, बीच में जो स्पेस खाली रहता है उसमें फिलअप हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूं पुअरली ग्रेडेड की, जिसमें एक ही साइज के पार्टिकल होंगे, उसमें ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही साइज के पार्टिकल हैं। जब एक ही साइज के पार्टिकल रहते हैं तो आप देखोगे कि उसके बीच में जो खाली स्थान होता है वो आसानी से भर नहीं पाता, क्योंकि सभी लोग एक समान हैं। तो सभी लोग जब एक ही साइज के हैं तो इसके बीच में कौन बैठ पाएगा, कोई नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा छोटा है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, बड़े पार्टिकल के बीच में छोटा स्थान खाली था और छोटे स्थान पर जो छोटे पार्टिकल थे वो जाकर के बैठ गए। तो इस वजह से जो है आपका वेल ग्रेडेड सॉइल के केस में डेंसिटी ज्यादा मिलती है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोजर पार्टिकल रहेंगे और ये आपके बीच में वाइड थोड़ा ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसका जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डील किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल है, चीजें रटना नहीं है। वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड आपको पहले से पता है, तो फ्रेंड्स हमने उसके बारे में डील किया। तो रटना नहीं, बस समझना है। आपको मैं कंपैक्शन बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। कंपैक्शन में कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे रहना है। बस थोड़े बहुत बेसिक फंडा आपके जो काम करने हैं, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, फ्लक्चुएंट स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, परमेबिलिटी। अभी आपने परमेबिलिटी पढ़ा नहीं है, जब परमेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे और मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन है तो वहां पे थोड़ा सा बोरिंग कम लगेगा, ठीक है। अभी हो सकता है कि थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन नहीं, बोरिंग लगना है क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में तो आता है ना, एग्जाम हमको निकालना है, बस इससे मतलब नहीं है। तो चीजें आपको करनी है। तो कंपैक्शन में हम अगला टॉपिक डील करेंगे, कुछ और फैक्टर हैं जिसपे वो इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे
सॉइल को कंटिन्यूअस करते हुए हमको जल्दी से इसको कंप्लीट भी करना है सॉइल को, और क्वेश्चंस भी करने हैं। कॉम्पैक्शन से रिलेटेड टॉपिक में क्या है, अभी न्यूमेरिकल भी एक दो करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग न्यूमेरिकल को भी डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो उसके बारे में डील करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, दैट इज रिलेटेड विद द, अभी तक हमने वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड के बारे में बात किया, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्रेंड्स है हमारा फॉर अ लो एंड हाई प्लास्टिक सॉइल। मतलब ये डिपेंड करता है फॉर लो सॉइल जो भी लो प्लास्टिक सॉइल होते हैं और हाई प्लास्टिक सॉइल पे जो है आपका कैसे कंपैक्टिव इफेक्ट्स, या आप कंपैक्शन से उसको कैसे, मतलब ये है कि कंपैक्शन कैसे इफेक्ट हो सकता है कि वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, लो प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक, तो कैसे इफेक्ट कर रहा है कंपैक्शन को, तो उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी पार्ट जो है हमारा, एक क्रम से हम लोग चल रहे हैं, फॉर दैट इज फॉर लो एंड लो एंड हाई प्लास्टिक सॉइल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ गिवन कंपैक्टिव इफेक्ट, for a given compactive effort low plastic soil can achieve low plastic soil can achieve higher MDD maximum dry density, ठीक है, higher MDD at lower OMC than higher plastic soil, ठीक है। तो फॉर अ गिवन कंपैक्टिव इफर्ट लो प्लास्टिक सॉइल कैन अचीव हायर एमडीडी एट लोअर ओएमसी देन हायर प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको ग्राफिकली समझते हैं। सपोज दैट कि दिस इज द ग्राफ, इसको मैं इस साइड से बनाता हूं, दिस इज द ग्राफ। दो ग्राफ हैं, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, जिसका लो प्लास्टिसिटी है। तो सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज दैट आपके पास क्ले है और एक आपके पास सिल्ट है, तो आप बताइए कि किसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। क्ले की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। एक तो क्ले लूंगा और दूसरा आपका, सपोज दैट दिस द ग्राफ इस तरीके से अचीव हो रहा है। मान ले ग्राफ कंपैक्शन का कर्व कुछ ऐसे ही आता है, ठीक है, लगभग। तो मैं इसलिए हर बार ऐसा ही डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। यह है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का जो पॉइंट है, जो आप देखोगे तो ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किसमें मिलेगी, जिसकी प्लास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो मैं मान लेता हूं सपोज दैट ये जो ग्राफ है, सपोज दैट दिस द क्ले है और दिस इज द सिल्ट है, ठीक है, सिल्ट। इसको मैं M से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं, क्लियर। आप देखोगे दिस इज द OMC, किस पे, दिस इज द ग्राफ करेस्पॉन्डिंग टू क्ले, तो मैंने यहाँ पे क्ले रिप्रेजेंट किया। और ये जो OMC है, दिस इज द OMC, दिस इज द करेस्पॉन्डिंग टू सिल्ट, तो मैं इसको M लिखूंगा क्योंकि सिल्ट के करेस्पॉन्डिंग है। और ये क्या था आपका मॉइस्चर कंटेंट, जिसको मैं वाटर कंटेंट बोलता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये जो ग्राफ खींचा जाता है गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट होता है और इसमें हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द गामा डी, दिस इज द मैक्सिमम, किसका, गामा डी मैक्स किसके करस्पॉन्डिंग है, क्ले है। और यहाँ पे जो आएगा गामा डी, दिस इज द मैक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इज द सिल्ट। सिल्ट को मैंने किसे रिप्रेजेंट किया, M से। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बात करूं, सपोज दैट दिस इज द इफर्ट इज E2, ये दिस इज द E1, तो आप देखोगे दैट इज इसका मैथमेटिकली फॉर्म अगर हम देखें, मैथमेटिकली देखिए, एग्जाम में आपको क्या करना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना, सिर्फ एक लाइन लिख के सीधे ग्राफ बना दोगे, एग्जामिनर आपको नंबर बहुत ही अच्छे देगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता और आपका पेज भी कवर हो जाता है। तो मैथमेटिकली अगर बात करें, E1 बराबर दिस इज द E2 बिकॉज फॉर अ
फॉर अ गिवन, देखिए फॉर अ गिवन कहीं पे भी बोला जाता है, इसका मतलब वो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। आप सो में भी जाओगे, कहीं पे भी पढ़ोगे, फॉर अ गिवन कंपैक्टिव इफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज गामा डी मैक्स ऑफ दैट इज सिल्ट इज ग्रेटर देन गामा डी दैट इज मैक्स ऑफ क्ले। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि जो डेंसिटी है सिल्ट की ज्यादा रहेगी क्योंकि उसकी प्लास्टिसिटी कम होती है एज कंपेयर टू क्ले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं OMC, तो OMC दैट इज M, सिल्ट पे जब देखोगे कम आएगा क्योंकि आप देख सकते हो कि OMC एट सिल्ट इज लेस एज कंपेयर टू OMC एट क्ले। तो दिस इज द OMC एट दिस इज द क्ले। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में या तो इस डायग्राम को बना दोगे या तो आप ये पॉइंट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, इसका एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं। नोट करके कोई भी सॉइल है मान लिया, इससे एक फायदा ये पता चला कि अगर इफ IP इंक्रीजेस देन गामा डी मैक्स डिक्रीजेस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर प्लास्टिसिटी इंक्रीज होता है, IP होता क्या था, IP हम लोग पढ़े थे WL माइनस WP, ठीक है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट ज्यादा किसकी होती है, जिसका पार्टिकल बहुत फाइनर होता है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कि क्ले का कंपैक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए कभी भी कंपैक्शन करने के लिए क्ले का यूज ज्यादा नहीं करते हैं। ज्यादातर या तो ग्रेवल यूज करते हैं या तो फिर सैंड यूज करते हैं, ठीक। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली अगर आप फील्ड पे कभी देखोगे, कभी क्ले को कॉम्पैक्ट नहीं करते क्योंकि क्ले के केस में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव नहीं कर पाते हैं लोग, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और पॉइंट करके लिखना है, दैट इज नोट पॉइंट करके मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट ये है, कहता है इफ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर मान लिया ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दिया, ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर आपने ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा दिया सॉइल के अंदर, तो आपका क्या मान लिया ग्रामा डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। इफ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है, इंक्रीज OMC बढ़ जाती है, बट डिक्रीजेस गामा डी मैक्स, गामा डी मैक्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी सॉइल रहती है ऑर्गेनिक, मान लो उसमें मैटर ज़्यादा है, तो उस केस में जो है OMC ज़्यादा आता है, मतलब लिक्विड लिमिट थोड़ा ज़्यादा आती है, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे डिकम्पोज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की आप देखोगे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपकी 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, लेकिन वही इनऑर्गेनिक सॉइल होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है, लगभग 2.65 के आसपास होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है उसमें सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए ऑर्गेनिक जो सॉइल रहती है उसमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें सॉलिड के पार्टिकल कम रहते हैं, उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा जो कि ऑर्गेनिक मैटर होगा। टाइम के साथ वो डिकम्पोज होगा तो वो क्या करेगा, गैसेस रिलीज करेगा। इस वजह से क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे डील करते हैं क्या और फर्क पड़ सकता है। फोर्थ वन इज दैट इज एडमिक्सचर से क्या फर्क पड़ता है। मतलब हम लोग अगर मान लिया कि बिफोर द कंपैक्शन अगर मैं एडमिक्सचर को उसमें मिक्स कर दूं तो क्या फर्क पड़ सकता है। तो एडमिक्सचर जैसे फ्लाई एश हो गया, बिटुमिन हो गया, कई बार क्या होता है कि हमें मान ले कंपैक्शन करना होता है और मान ले पानी ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा राखी या फ्लाई एश का यूज करते हैं ताकि कंपैक्शन अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकता हूँ द मटेरियल मिक्स्ड, दैट इज द मटेरियल मिक्स्ड बिफोर कंपैक्शन, बिफोर कंपैक्शन, मतलब बिफोर कंपैक्शन अगर आप उसका यूज कर रहे हो, किस बिफोर कंपैक्शन,
पहले से मिट्टी में क्या करो, मिला दो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बोल पाते। बिफोर कंपैक्शन इन सॉइल, बाकी हम ये चैप्टर को अलग से डील करेंगे। एक चैप्टर होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन, उस टॉपिक को एसएससी में भी पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा जाता है। तो हम लोग डील करेंगे कि सॉइल को कैसे स्टेबलाइज किया जाता है, कैसे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। वो टॉपिक हम जस्ट कंपैक्शन के बाद उसको डील करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा चीज़ों को, कंपैक्शन से बड़ा अच्छा से रिलेशन करना हमको है। दैट इज सॉइल टू इम्प्रूव soil to improve the compactive characteristic, improve the compactive characteristic of soil ठीक है। इससे ये क्या होता है, फर्क पड़ता है। आप सॉइल जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, दैट इज फ्लाई ऐश, ठीक है। दूसरा बिटुमिन, मतलब ये होता है कि हमको अगर हम इसको मिला देंगे तो हमारा जो है कंपैक्शन पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये मिलाने से बेटर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 5th पॉइंट। ये सब एग्जाम में आपको लिख सकते हो। दैट इज टाइप ऑफ कंपैक्शन। ये भी एक तरीके का टाइप ऑफ कंपैक्शन जो होता है, ये भी जो है हमको इफेक्ट करता है कि आपने क्या यूज किया। भाई कहने का मतलब ये है कि आपने रैमर का यूज किया या रोलर का यूज किया या नीडिंग एक्शन है या वाइब्रेशन से कंपैक्शन कर रहे हो, वो सारे फैक्टर जो है आपको डिपेंड करेगा कि आपका कंपैक्शन क्या, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट कर सकता है किसको, कंपैक्शन को। तो हम डील करते हैं, दैट इज फॉर अ गिवन कंपैक्टिव एनर्जी ऑफ सॉइल, दैट इज फॉर अ गिवन कंपैक्टिव, फॉर a given compactive energy of soil compaction parameter depends upon compaction parameter depends upon compaction parameter depends upon method of compaction, मतलब मेथड ऑफ कंपैक्शन पे वो डिपेंड करेंगे। जैसे रोलिंग कर रहे हो आप, रोलिंग, नीडिंग, टेम्पिंग कर रहे हो, ठीक है। टेम्पर करना होता है ना, टेम्पिंग जिसको बोलते हैं। दैट इज वाइब्रेशन। लास्ट है क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है जब हमारे केस में सैंड होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से रोलर यूज करते हैं, वो अभी डील करेंगे। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डील किया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो क्या फैक्टर था, उसको एक बार और बता देता हूँ। फॉर अ गिवन कंपैक्टिव एनर्जी ऑफ सॉइल, एनर्जी को फिक्स कर दिया है, ठीक। अब उसके जैसे एनर्जी को फिक्स करने का मतलब है कि भैया आपके जो भी सॉइल है इस पे इतना लोड आना चाहिए, इतनी एनर्जी आनी चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप इंजीनियर हो, आप रोलर यूज करो, वाइब्रेटर यूज करो, और चाहे आप नीडिंग एक्शन करो, चाहे टेम्पिंग एक्शन करो, कुछ भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे भी फर्क आता है कि सपोज आप प्राइमर से उसकी कुटाई कर रहे हो, आप उसको रोल कर रहे हो, या उसको नीडिंग एक्शन कर रहे हो, या उसको वाइब्रेट कर रहे हो, इन सब चीजों से उसका फर्क आ जाता है। तो टाइप ऑफ कंपैक्शन में अगर देखोगे तो टाइप ऑफ कंपैक्शन में जो भी इक्विपमेंट्स है, किस इक्विपमेंट से आप कर रहे हो, ये भी एक इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये फैक्टर्स आपके हो जाते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं जो डील करेंगे, जीरो एयर वाइड लाइन के बारे में हम डील करेंगे, और 100% सैचुरेशन लाइन जो होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। कॉम्पैक्शन चैप्टर से रिलेटेड बातें कुछ और हैं। अभी ये चैप्टर है, आपका 1-2 लेक्चर और चलेगा, तब जाके अच्छे से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ना है।
क्योंकि ये टॉपिक में अगर आपने कहीं से भी मिस किया, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी एग्जाम में पूछ लेता है, राइमर का वेट कितना होता है ये सब पूछता रहता है, हाइट कितनी होती है, ये सब जेई लेवल पे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। पहले आप सॉइल पढ़ लीजिए, फिर सॉइल के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। पहले आपको अच्छे से क्या करना है, कवर अप कर लेना है, फिर देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं। जो दिक्कत कर रही हैं, जो भूल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज टॉपिक रिलेटेड विद जीरो एयर वाइड लाइन, ठीक है। दैट इज, अब वो फैक्टर हमने खत्म कर दिया, अब चलते हैं जीरो एयर वाइड लाइन आर 100% saturation लाइन, 100% saturation लाइन, ठीक है। अब ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक बात करते हैं। इसके कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ, इट इज द थ्योरेटिकल कर्व, थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। इट इज अ थ्योरेटिकल कर्व, ध्यान दीजिएगा, इट इज द थ्योरेटिकल कर्व प्लॉटेड between water content and dry density at zero air wide are 100% saturation 100% saturation condition, 100% saturation condition, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर पाते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस हम लोग क्या लिख पाते हैं ई, ठीक है। ये आपको बहुत ही पहले मैंने पढ़ा रखा है, जो गामा डी आप निकालते हो जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अब फ्रेंड्स आपको एक और रिलेशन पता है, दैट इज जी डब्ल्यू इजकल टू एस ई। अगर आपका केस में यहाँ पे 100% सैचुरेशन है तो एस इजकल टू 1, दैट इज ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 100% सैचुरेशन। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। जब आप ऐसे यहाँ पुट करोगे, दैट इज जी डब्ल्यू इजकल टू 1 इंटू दिस, तो ई की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। दिस, तो आप इसके फार्मूले को लिख पाओगे, गामा डी इजकल टू दैट इज जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस जी डब्ल्यू। इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू इज नथिंग बट डब्ल्यू इज OMC, क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो वाटर कंटेंट यहाँ पे OMC के करस्पॉन्डिंग होगा उसी को कंसीडर करना आपको पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए 2 वाटर कंटेंट दिए हुए हैं, और एक जनरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है और एक OMC पे दिया हुआ है। तो आप देखोगे कि 100% सैचुरेशन कहाँ पे मिलता है, 100% सैचुरेशन वही मिलेगा जहाँ पे आपकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगी, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ पे होती है, एट OMC होती है। तो इसलिए आपका उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो भी वाटर कंटेंट होगा उसी को आपको कंसीडर करना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। दिस सपोज दैट कि आपका एक कर्व आ गया, दिस कर्व कंपैक्शन कर्व आ गया, दिस इज द कर्व, दिस इज द गामा डी मैक्स और दिस इज द OMC। और जो जीरो एयर वाइड लाइन होती है वो भी कुछ ऐसे ही होती है, इसी साइड में आपका ग्राफ बनता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आता है, ठीक है। तो जीरो एयर वाइड लाइन, इसको मैं जीरो एयर वाइड शॉर्ट करके लिखता हूँ, जेड फॉर जीरो, एयर ए का मतलब ए, वाइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन, ठीक है। दोनों नाम सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही है, 100% सैचुरेशन लाइन, क्लियर। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कि ये इक्वेशन में अगर आप देखो, दिस इज द गामा डी, दिस इज द मॉइस्चर कंटेंट,
दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आप देखोगे वह गामा डी और जी गामा डब्ल्यू के बीच में 1 का रिलेशनशिप है। मतलब ये जी इंटू वाटर कंटेंट का प्रोडक्ट है, इसलिए इसका जो कर्व है हमेशा जो है कर्वेचर ही आता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। उसके बाद में बात करें, जो आप सैचुरेशन लाइन देखते हो ये भी एक तरीके की स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, थोड़ा सा कर्वेचर होती है जो कि इसके लगभग पैरेलल होती है, ठीक है, इसके पैरेलल होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट बात ये करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इसके रिलेटेड पॉइंट हैं। जीरो एयर वाइड लाइन इज सेम एज जीरो एयर वाइड लाइन इज सेम एज 100% सैचुरेशन लाइन। ये दोनों लाइन क्या होती हैं? सेम होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईएएस में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक बात लिखता हूं, दैट इज 10% एयर वाइड लाइन इज नॉट सेम एज 90%, बात समझिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 90% सैचुरेशन लाइन। ये बात सही नहीं हो पाती, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है कि हम लोग जब फार्मूला पढ़ते थे, दैट इज एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है? एस होता है। अगर 10% वाइड्स हैं तो जाहिर सी बात है कितना होना चाहिए? 100%। अब देखिए परसेंटेज एयर वाइड की बात हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मुझसे बात की जाए तो ए सी इजकल टू 1 माइनस एस की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट मुझे एस ही निकालना है, या मान लो एयर कंटेंट निकालते हैं, एयर कंटेंट इजकल टू 1 माइनस 0.9, तो आप देखोगे दैट इज 0.1 आ जाता है, ठीक। ये बात तो एकदम सही है, लेकिन आपको पता है मैं यहाँ पे परसेंटेज एयर वाइड बात कर रहा हूँ, नॉट आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका एयर सिर्फ वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, एयर वाइड की परसेंटेज की बात हो रही है। तो परसेंटेज एयर वाइड ईटा ए इजकल टू होता है एन टाइम ए सी। क्या होता है? एन टाइम ए सी। एन यहाँ पे पोरोसिटी होता है और ए सी जो होता है आपका एयर कंटेंट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे जो एन होता है इस केस है सॉइल का कभी भी पोरोसिटी 0 नहीं हो सकता। बात समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। या इस बात को मैं उल्टा चेंज करके भी लिख सकता था, इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना कि चीज़ें मैंने लिंक कराया है तो उसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया है, तो इस चीज़ों को फर्दर मैं लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फोकस करिए अच्छे से कि 10% एयर वाइड लाइन इज नॉट सेम एज 90% सैचुरेशन। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग अच्छे से समझते ये हैं कि इसको क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। तो आपके पास सपोज दैट कि आप देखिए कि आपके पास परसेंटेज कितना है यहाँ पे, दैट इज 10% ये है। आपके पास सैचुरेशन कितना दिया उसने? 90%, ठीक। और ये 10% की बात करें तो पहले हम ये समझ लेते हैं, मैं सपोज दैट कि हम इसको 10% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 10%। अब अगर फ्रेंड्स अगर आप 10% मानते हो, अगर हम मान ले तो यहाँ पे अगर आप 10% लिख देते हो, सपोज दैट दिस इज द 10%, दैट इज एन, दैट इज ए सी। बात समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये बताइए कि 10% को अगर मैं एन से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, दैट इज द ए सी। तो आप बताइए कोई ऐसी सॉइल है दुनिया की कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ पोरोसिटी हो? पोरोसिटी हर सॉइल में रहती है। तो आप ये बता दीजिए कि अगर मैं पोरोसिटी सपोज दैट कुछ भी होगी, मान लेते हैं कि 0.3 होगी, 0.2, 0.1, जो आपकी मर्जी हो मान सकते हो, ठीक। तो अगर आप कोई टर्म से डिवाइड करोगे, मान लिया हमने कुछ डिवाइड किया, तो आप देखोगे कि जो ए सी की वैल्यू वो 10 से कम या ज़्यादा हो सकती है, एकदम श्योर है। जब ए सी की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो क्या आप देख पाओगे दैट इज अगर मुझे सैचुरेशन चाहिए एस इजकल टू दैट इज 1 माइनस क्या होगा? ए सी। जब ए सी की वैल्यू एग्जैक्ट 10 के पास होगी नहीं तो आप 90% सैचुरेशन नहीं पा पाओगे। इसीलिए ये कहते हैं कि 10% एयर वाइड लाइन इज नॉट सेम एज 90% सैचुरेशन लाइन, क्योंकि देखिए क्या है, पोरोसिटी का टर्म यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जीरो एयर वाइड लाइन जो मैंने बात किया था उसको मैं क्यों बोल पा रहा था, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो जीरो एयर वाइड लाइन जो थी, इसका मतलब क्या होता है कि जीरो एयर वाइड लाइन में अगर आप देखोगे कैसे,
अब इसमें परसेंटेज ईटा ए इजकल टू सपोज दैट एन टाइम मैंने क्या लिख दिया ए सी। बात समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर मैं जीरो एयर वाइड लाइन की बात करूं तो ये परसेंटेज जीरो हो जाएगा, इंटू एन करूंगा दैट इज ए सी। तो जीरो डिवाइड बाई पोरोसिटी करूंगा तो आंसर तो आपका फ्रेंड्स क्या आना है, जीरो ही आना। तो एयर कंटेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, दैट इज जीरो। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था दैट इज ए सी इजकल टू 1 माइनस एस, ठीक है। तो ए सी की जगह पे जीरो पुट करोगे, 1 माइनस एस करोगे तो एस की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आएगी, 1 आएगी। तब जाके इसको आप 100% बोल पा रहे हो। बट यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो पाता, इसलिए हमारा केस ट्रू नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, एक तो मैंने इसको बताया, एक तो ये दोनों चीज़ों को बताया, एक तो ये बताया 10% एयर वाइड नॉट इक्वल टू 90% सैचुरेशन के बारे में बात किया। और उसके बाद में दूसरी बात जो मैंने की वो यहाँ पे बताया क्या कि जो आपकी लाइन है दैट इज जीरो एयर वाइड लाइन इक्वल टू 100% सैचुरेशन लाइन। ये बात सही है क्योंकि मैंने मैथमेटिकली आपको डेराइव कर दिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब फ्रेंड्स कुछ इसके पॉइंट हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज रिलेटेड विद दिस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दैट इज ये है कि जीरो एयर वाइड लाइन never intersect in compaction curve। मतलब कि ये लाइन कभी भी जीरो एयर वाइड लाइन इसको कभी भी कट नहीं करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें चौथी, लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज जनरली पैरेलल टू जीरो एयर लाइन। लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज जनरली line of optimum is generally parallel to zero air wide line, parallel to zero air wide line। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। अब फ्रेंड्स इसको मैं ग्राफिकली समझाऊंगा तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे सॉइल में आप बढ़ते जाओगे तो चीज़ें आपकी थोड़ा सा और मजबूत होती जाएंगी और आप देखोगे कि अब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कम रहेंगी, क्योंकि पहले क्या है, पहले के टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। अब आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगने वाले हैं, क्योंकि आगे के जो जितने भी टॉपिक हैं उसमें डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट भी बहुत ही आसानी से हम लोग उसको समझ लेंगे। तो सॉइल हमारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज जनरली पैरेलल टू जीरो एयर वाइड लाइन। नेक्स्ट बात करता हूं दैट इज फिफ्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अभी मैं ग्राफ से समझाऊंगा सारी चीजें। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट OMC is almost same in all cases। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है एट OMC उसमें इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल केसेस, हर केस में वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें फ्रेंड्स, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द गामा डी इस साइड में है और यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, मैंने जितने भी ग्राफ बना है उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ चीज़ों को। सपोज दैट दिस द ग्राफ, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये आ जाएगा और मैक्सिमम पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। इनको अगर मैं ज्वाइन करूं, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन मिल जाएगी जो कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके अलावा आपके पास एक लाइन और है दैट इज कॉल्ड जीरो एयर वाइड लाइन। तो इस तरीके से दोनों लाइन को अगर आप ज्वाइन करोगे लगभग अप्रॉक्सीमेट पैरेलल हो जाते हैं।
ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट पैरेलल होते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन हम इसको बोल देते हैं। तो दिस इज 0 एयर वाइड लाइन, बार बार लिखने से चीजें हमको आ जाती हैं। आर 100% सैचुरेशन लाइन, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल पाते हैं। और इस लाइन को फ्रेंड्स, जो भी हमने ग्राफ बनाया है यहाँ पे, थोड़ा सा इस ग्राफ को मैं और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये ग्राफ थोड़ा साफ बनाएंगे ताकि और आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज ग्राफ की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट ये ग्राफ मैंने यहां से स्टार्ट किया ऐसे, इस तरीके से, दिस द कॉम्पैक्शन कर्व, दिस द मॉइस्चर कंटेंट 1, दिस द मॉइस्चर कंटेंट 2, दिस द मॉइस्चर कंटेंट 3। इस तरीके से इस ग्राफ को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ऑप्टिमम। लगभग उसी पॉइंट से सारे पॉइंट गुजरते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द लाइन ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। तो ये लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमम, लाइन ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है, लाइन ऑफ ऑप्टिमम, दैट इज, तो लाइन ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये लाइन किसकी है? लाइन ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये हम ऑप्टिमम बोल सकते हो जिसपे मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है। उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए जो कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के हैं, उनको ज्वाइन करने से जो एक लाइन मिलती है, सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, मैंने एक पॉइंट लिखा कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज जनरली पैरेलल टू जीरो एयर वाइड लाइन। क्योंकि खास बात यह है कि लाइन ऑफ ऑप्टिमम जो होती है वहाँ पे 100% सैचुरेशन होता है, क्योंकि सैचुरेशन होता है। जब ये सैचुरेशन यहाँ होगा तो यहाँ पे जीरो एयर वाइड लाइन होगा, क्योंकि जब 100% सैचुरेशन होता है तो आपके वहाँ पे देखोगे कि एयर क्या हो जाती है? जीरो, एयर वाइड क्या हो जाते हैं? जीरो। तो इसी हिसाब से ये क्या होती है? इसके क्या चलती है? ये पैरेलल चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने टॉपिक को लगभग यहाँ पे क्या किया? कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा। अभी तक हमने इसको डील किया। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत रहती है फ्रेंड्स है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं अगले लेक्चर में चीज़ों को बता सकूं। अगर आपको कोई दिक्कत है थ्योरेटिकल पॉइंट में तो हम लोग ऐसे डील करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।